हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आप सभी को पता है टॉप 60 क्वेश्चन चल रहे हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर जो पूछे जा सकते हैं उन सभी को लेकर के मैं अपनी क्लास शुरू कर रहा हूं और हर रोज टॉप 60 क्वेश्चन करवाता हूं। जो वो टॉपिक होते हैं जो एग्जामिनर ने पूछे गए हैं, जो एनालिसिस में मैंने करवाए हैं, और उन्हीं टॉपिकों में आगे कर क्या पता अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट पेपर में आपसे पूछ ले। ठीक है, तो ये सभी चीजें लेकर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। आपकी क्लास ये रही। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर इसके टॉपिक को समझो और ऑप्शन वाइज मैं आपको बताता रहता हूं कि कौन सा कहां से किस प्रकार से क्वेश्चन उठा सकता है, एग्जामिनर आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, आराम से प्रॉपर तरीके से समझेंगे। आप सभी को पता होगी भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1908, 1903, 1906, 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना आप सभी को पता 1906 में की गई थी। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले वे ढाका के रहने वाले, मतलब जब तो बांग्लादेश अपना भारत पाकिस्तान सब एक ही थे। ठीक है, नवाज नागा खां जो थे ये आपके सामने दिख रहे हैं, इनका काफी हद तक हाथ था। हाँ, और मुस्लिम लीग की स्थापना करने में 1906 में 30 दिसंबर, आई थिंक मैं रॉन्ग नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं, तो 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है मेरे भाई, तो इंपोर्टेंट है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? जैसे मैंने कल पूछा था आपसे, 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उसको उदारवादी नेताओं के या फिर नरम दल या फिर नरमपंथी, ठीक है मेरे भाई, उसको कहा जाता है। ठीक है, उनकी अवधि कहा जाता है, जिसमें मैंने सभी राष्ट्रीय नेता आपको बता दिए थे। और गरम दल जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट समय है 1905 से 1917, ये भी मैं कल बता चुका हूं कल की क्लास के अंतर्गत। बात करते हैं अभी फिलहाल क्वेश्चन की। पूछा क्या है कि 1905-1917 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। गलत है, उग्रवादी इज द राइट आंसर हो जाता है, आप सभी को पता होगी। ठीक है मेरे भैया, इंपोर्टेंट है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सभी चीजें, ये लाल बाल पाल मतलब तीनों के तीनों नेता बैठे हैं आपके सामने दिख रहे हैं इमेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य है जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था, वो क्या था? ठीक है, मेन कारण क्या था उसके लॉर्ड कर्जन का, जो कि आप सभी को पता हो उस समय का वायसराय था, उस समय का गवर्नर जनरल कह लो या वायसराय। 1899 का कलकत्ता नगर अधिनियम, ये गलत है। 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये भी गलत है। 1904 के प्रशासकीय गोपनीयता का अधिनियम, ये भी गलत है। यहाँ पर बात आती है 1905 का बंगाल विभाजन करना, यहाँ पर राष्ट्रीय सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य था इसका, ये लॉर्ड कर्जन का। ठीक है मेरे भाई, ये इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है कि 1905 के अंतर्गत बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो ये जो बंगाल विभाजन हुआ था तो इस प्रकार तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में दो रूप में बांटा था। ठीक है, पूर्वी बंगाल असम प्लस मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र थे और इसकी राजधानी ढाका थी, और जो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे ब्लूमफील्ड फुलर। ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल की बात करूं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा हिंदू हिमालय क्षेत्र थे। राजस्थान इसकी कोलकाता थी। प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके सर एंड्रयू फ्रेजर थे। ठीक है, ये काफी कंफ्यूजन करने वाले हैं दोनों गवर्नर, ये प्रॉपर तरीके से आप देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? देखो इंपोर्टेंट है, अगर आपने कल की क्लास नहीं ली है तो उग्रवाद और उदारवाद ये दोनों आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। कल की क्लास लो फिर आज की क्लास लो। ठीक है, तो कौन सा साधन उग्रवादी मतलब जिसको गरम दल कहा जाता, गर्मपंथी कहा जाता था, ठीक है, जिस ग्रुप को, जिस चरण को, जिस अवधि को, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन थे, संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन आप पढ़ो प्रॉपर तरीके से, उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। स्वदेशी आंदोलन या फिर पश्चात शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, सरकारी संपत्ति क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, ठीक है, विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों, संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार का साथ असहयोग, इससे कौन सा इनमें से संबंधित नहीं है? वो है ए, स्वदेशी आंदोलन को लेकर के। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन की भाषा को, ऑप्शन की भाषा को समझोगे तो आप समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में
उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता, उग्रवादी या फिर गर्म दल, ठीक है मेरे भाई, गर्मपंथी जन्मदाता या निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। आप सभी को इनकी इमेज देखी होगी, पता होगी, तो तुरंत आंसर दे दोगे, वो लाला लाजपत राय हैं, विपिन चंद्र पाल जी, बाल गंगाधर तिलक जी या फिर सुभाष चंद्र बोस जी। तो आप सभी को पता होगी बाल गंगाधर तिलक जी हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार कहने वाले यही व्यक्ति थे। आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, भिकाजी कामा, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। फोटो आपके सामने दिख रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ये मुझे बताना 1916 में बनी, 1917 में बनी, इन कमेंट मुझे करके बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन का समय वायसराय कौन था? अभी मैंने बताया था 1905 के समय में बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। आप सबको पता होगा, डफरिन तो मैंने कल ही बताया, 1895 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी इसी के समय हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड कर्जन। इमेज इसलिए दे रहा हूं कि आप क्वेश्चन के साथ इमेज भी आपके दिमाग में बस जाए, ठीक है। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन है? पी मित्रा, हरदयाल, बीजी तिलक या विपिन चंद्र पाल। आप सभी को स्लोगन, ये इसके लोगो दिख रहा होगा, गदर पार्टी के दिख रहे होंगे मुख्य जो प्रमुख नेता हैं, और इसकी जो स्थापना करने वाले इसके जो प्रमुख थे हरदयाल थे, लाला हरदयाल। 1913 में कहां पर की थी? इन कमेंट मुझे बताओ, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? चलो, किसने फेंका था? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष या फिर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता होगी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी, इनके बारे में क्लास में ऑलरेडी जिक्र या फिर एक स्टोरी के रूप में मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार कहने वाले और मैं उसको लेकर रहूंगा कहने वाले कौन है? बाल गंगाधर तिलक जी। इंपोर्टेंट है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्लोमेंटो को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? मार्लोमेंटो सभी को पता है, मार्लोमेंटो 1909 में आई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये दोनों वे कबूतर है, ठीक है। अब आपको बताना मार्लो वायसराय था या फिर मिंटो वायसराय था, इन कमेंट मुझे बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है? संसदीय अधिनियम था या फिर मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था? ये तो 1919 हो जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट सुधार आप सभी को पता होगा, अभी मैंने बताया था, तो यही इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भैया। चलो नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? ठीक है, देखो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही है। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, या फिर 1909 को मांडेमेंटो रिफॉर्म, या 1919 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, या 1935 का भारतीय अधिनियम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत जो हुई थी, बी 1909 में मांडेमेंटो रिफॉर्म के अंतर्गत, ठीक है मेरे भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गर्म दलीय, भारत में, एक मिनट रुकिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, हाँ, भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? सभी को पता है बाल गंगाधर तिलक जी हैं। ये इंपोर्टेंट चीजें हैं जो भी है, जो मैं आपको बता रहा हूं, 1905 से 1917 तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? आप सभी को फोटो भी दिख रही है, ठीक है मेरे भाई। ये लाला लाजपत राय गलत है, अगर गलत है, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं है, मैंने दिखाया था अभी फोटो। अरविंद घोष जी, ठीक है, जिनका जन्म कलकत्ता में हुआ था मेरे भाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, आप सभी को पता है। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं होती? दृष्ट सिद्धांत, भारत का संप्रदाय के विभाजन, या पाकिस्तान की मांग, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी की सभी बातें उस समय नहीं थी, मुस्लिम लीग की स्थापना जब की गई थी, ठीक है। मुस्लिम के अधिकारों की बात हो रही थी, ठीक है, भारतीय जो मुसलमान थे उनके अधिकारों की बात थी, वो मेन उद्देश्य था उनका, ठीक है। इनमें से कोई सी ऐसी मांग नहीं थी, ठीक है मेरे भाई, शर्त नहीं थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आती है आज के ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है, भारत के पर्वतीय जो दर्रा है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, सम्मिलित करके एक ना एक क्वेश्चन फंसेगा 101%, ठीक है। चलो
फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? जो आर्य आए थे, भारत के अंतर्गत आए थे, वो किस दर्रे के होकर आए थे? खैबर दर्रे, बोलन, काराकोरम या शिपकी? खैबर दर्रा इज द राइट आंसर हो जाता है। खैबर दर्रा कहां पर है? पाकिस्तान में स्थित है, ये आप सभी को पता होगी। मैं यहाँ पर कुछ दर्रे लाकर आया हूँ। नाथुला दर्रा सिक्किम में, नीति दर्रा लद्दाख में, तुजू दर्रा मणिपुर में, थालगाट दर्रा महाराष्ट्र में। ये सभी के सभी इंपोर्टेंट दर्रा हैं, सभी के सभी को पढ़ लेना, ठीक है मेरे भैया। इंपोर्टेंट है, जितने भी इंपोर्टेंट मैंने दर्रा थी वो सभी के सभी उनके राज्य है, उनके दर्राएं इंपोर्टेंट के साथ मैंने आपके सामने दे दी। यहाँ पर घाटी और भारत के दर्रे और हिमाचल के दर्रे और उत्तराखंड के दर्रे, पूर्वोत्तर के दर्रे, किस किस घाटी के समीप कौन कौन से दर्रे हैं, ये सभी चीजें आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर रखी है, ठीक है मेरे भाई। तो इंपोर्टेंट चीजें हैं, सभी को पढ़ लेना, वन लाइनर है, एक बार में झटके थे याद कर लो। चलो, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है शिपकिला, जोजिला, नाथुला, जलपसा। देखो इंपोर्टेंट है, ठीक है, आप सभी को पता होगा, मैंने बताया शिपकिला इज द राइट आंसर हो जाता है फिलहाल तो, ठीक है मेरे भाई। देखो मैं एक बार बता देता हूं, इसमें हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, शिपकला दर्रा है, ठीक है, इसमें ऑप्शन में दे रखी है शिपकला दर्रा, राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन सभी देख लेना। जवाहर सुरंग नामक किस प्रकृति पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? पीर पंजाल को, बुंदिल पीरदार को, बनिहाल दर्रा को, शिपकला दर्रा। बनिहाल दर्रा इज द राइट आंसर हो जाता है, आप सभी को बताओ जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? देखो थालघाट दर्रा है, भौरघाट है, पालघाट है, पीपली घाट है। तो पश्चिमी घाट में ये तीनों के तीनों तो है मेरे भाई, लेकिन पीपली घाट नहीं है। पीपली घाट कहां पर है? अरावली पर्वत पर, ठीक है, ये उत्तर की तरफ है, ठीक है मेरे भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे रखा है कि मुंबई और नासिक के बीच में तो थालघाट है। उसके बाद में बात अपने भैया को बताऊं, एक मिनट में कलर ले लेता हूं, हाँ ठीक है, थालघाट होगी। त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच में शनिकोट है। मुंबई और पुणे के बीच में भोरघाट है। देखो इंपोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक। कोचिन और जो कोयम्बटूर है उसके बीच में पालघाट है, ठीक है मेरे भैया। तो इंपोर्टेंट है, इसको टी, बी और पी इस प्रकार से क्रम वाइज भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है मेरे भैया। तो इस प्रकार से याद कर लेना, यहाँ पर दे रखे मैंने थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? देखो भाई अभी बताया मैंने, पश्चिमी घाट गलत है, पूर्वी घाट गलत है, विंध्याचल श्रेणी गलत है, राइट आंसर हो जाता है आपका अरावली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है? जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है? जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह के बीच, कलिम्पोंग और लहासा, चंबा और स्पीति, या फिर अरुणाचल प्रदेश और लहासा। तो सिंपल आंसर है श्रीनगर और लेह के अंतर्गत है जोजिला दर्रा, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट सिंपल अभी मैंने बताया मेरे भैया, ठीक है, तो आपने गौर किया होगा तो तुरंत दे दोगी। पहले की थारघाट है, फिर भोरघाट है, फिर पालघाट है, मतलब नीचे की बात कर रहा है, ठीक है, तो वो केरल तमिलनाडु ही पड़ेगा वहां पर, राइट आंसर हो जाता है मेरे भैया केरल तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजू दर्रा, ये थोड़े छोटे दिखाई दे रहे होंगे, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उनको, टेंशन ना लो किसी भी प्रकार की, ठीक है। तुजू दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? तुजू चीन को, म्यांमार को, नेपाल को, भूटान को। तो तुजू को जोड़ता है नेपाल, यहाँ पर देख लेना एक बार, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तुजू दर्रा नेपाल को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमीडला दर्रा में आपको कई बार बता चुका हूं, बॉम्ब कौन लेकर गया था? अरुण, ठीक है, तो इस प्रकार से डी इज द राइट आंसर हो जाता है, अरुण लेकर गया था बॉम्ब को। तो बोमडिला दर्रा आपकी मेरे भैया अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक मिनट इसको भी मैं बड़ा कर लेता हूं, थोड़े छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे, सॉरी इसके लिए, ठीक है। हाँ, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी दर्शन हेतु जाते हैं? शिवकला है वो, बारालाचा है, माना है, नाथुला। सिंपल है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है, माना वो आपकी दर्रा है जिससे तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इस प्रकार से पूछेगा आप। लिपुलेख का उत्तराखंड सही है, नाथुला ये गलत है, यहाँ फंस गया क्वेश्चन। रोहतांग भी ठीक है, पालघाट भी ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अच्छा, टोगुप दर्रा जो है भारत को किस देश के साथ जोड़ने का वाला पर्वतीय मार्ग है? टोगुप, तो ये अफगानिस्तान, चीन,
पाकिस्तान मिम्यार, तो टोगोफ जो है मिम्यार, यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खैबर दर्रा आपको पता होगी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? अब देखो यहाँ पास हो गया, नीलगिरी और कार्डमोम पहाड़ियां गलत है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी इज द राइट आंसर हो जाता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ज्यादा समय खर्च ना करूंगा, मैं ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में बता चुका हूँ। संविधान सभा, अब आते हैं सिविक्स के संविधान के कुछ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन आए एक दो, तो उनसे पूरे क्वेश्चन को मैं लेकर आऊं, कहां से किस प्रकार से क्वेश्चन उठ सकता है, पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, नेक्स्ट, तो आपके सामने संविधान या सिविक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ये किसी को नहीं पता होगी। महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी या तिलक? बहुत से बच्चे सी लगाकर ठोकेंगे। यहाँ पर बात करी बाल गंगाधर तिलक जी ने, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, याद कर लेना, गठन की मांग सर्वप्रथम करने वाले बाल गंगाधर तिलक जी थे। नेक्स्ट है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों को इच्छानुसार होगा? ये किसने बोली? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। ए इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, महात्मा गांधी जी ने बोला। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 1924 में किसके द्वारा, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, स्टार्टिंग से चल रहे हैं, संविधान सभा की शुरुआत किसने किया का बोला और किस किस का किस रूप में सहयोग है, ये सभी चीजें मैं आपका करवाता चल रहा हूं ईयर अनुसार, वर्ष के अनुसार। 1924 की बात करूं तो किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ये एम.एन. रॉय बोल रहे थे या महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू? तो बात करूं सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, वो संविधान सभा का गठन किया जाए, ये बात बोली थी मोतीलाल नेहरू जी ने, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताश्री थे। ठीक है मेरे भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। संविधान सभा के विचार को, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? औपचारिक रूप जो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर जो है औपचारिक रूप प्रतिपादन करने वाले वो थे आपके एम.एन. रॉय। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? महात्मा गांधी जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने, एम.एन. रॉय ने, जवाहरलाल नेहरू। मूर्त रूप देने वाले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू थे। ये सभी की सभी बातें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कांग्रेस के ने किस वर्ष किसी प्रकार के ब्रह्म हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण को मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? देखो, ये कांग्रेस ने 1928 में, 31 में, 36 में, 42 में, 1936 का वो वर्ष था। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 के में किस व्यक्ति ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग, गठन की मांग करी? 1938 में किस व्यक्ति ने करी? महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू। वैश्विक मताधिकार की बात हो रही है तो जवाहरलाल नेहरू ही कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? वो क्रिप्स योजना है, वेवले योजना है, कैबिनेट मिशन योजना है, माउंटबेटन योजना है? तो सभी को पता होगी क्रिप्स योजना, आप सभी को पता होगी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चला था। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान, या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधान प्रस्ताव? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इज द राइट आंसर हो जाता है। इस सभी को तो सबके पता होगी इसकी तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? साइमन आयोग के प्रस्ताव के, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन, कैबिनेट मिशन? आप सभी को पता होगा 1946 में कैबिनेट मिशन आया। आप सभी को इस चीज के बारे में जागरूक करना भी मेरा अधिकार है। ठीक है भाई, ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी आंदोलन से रिलेटेड करके मैंने सभी योजनाएं, सभी परियोजनाएं ऑलरेडी मैं बता चुका हूं अपने भाइयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सन 1936 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन का मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कानपुर में, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। सिंपल है, फैजपुर 1936 में अधिवेशन हुआ था और मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये स्थित है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, उसके अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 होने थे। आप सभी को पता होगी इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? ब्रिटिश प्रांतों को 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों को 93 प्रतिनिधि, या मुख्य कमिश्नर जो कि क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे। ये सभी के सभी ठीक हैं, ऑल राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए, देखो क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी आप क्वेश्चन से आंसर पढ़ पाओगे, आंसर तुरंत पाओगे। ठीक है, देखो बात क्या कर रहा है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों को निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 195, 208, 225, 235, 208 थे। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो टोटल जो थी 299 थी। 1947 की बात कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा देशी रियासत के कितने प्रतिनिधि थे? 70 थे फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249, 289। तो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, प्रांतों को लेकर के। नेक्स्ट है, 10 लाख व्यक्ति थे जिसके ऊपर एक प्रतिनिधि खड़ा था। इसके भी आप कर लेना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, ज्यादा लेट क्लास हो गई है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा इज द राइट आंसर हो जाता है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? सबसे अधिक बंगाल का, चेन्नई का, मुंबई का, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। संयुक्त प्रांत किस राज्य को कहा जाता था? इन कमेंट मुझे बताओ। तो आज की क्लास में इतने थे मेरे भाई। इंपॉर्टेंट है सभी के सभी क्वेश्चन और सभी के सभी तीनों सब्जेक्टों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था तीनों सब्जेक्ट के। ठीक है, तो आराम से करो, प्रॉपर तरीके से रिवीजन आप कर सकते हो, पीडीएफ आप ले सकते हो ऑन टेलीग्राम से। ठीक है, तो विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।